हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जब पढ़ेंगे आप लोग तो जो है इसके बारे में आपने पढ़ा था जो है स्थिर विद्युत जो है मतलब विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था उसको हम दोबारा बताएंगे, डिफाइन करेंगे। मैंने कल बताया था जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था, मैंने क्या बताया था, जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या था, मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये क्या है, एक आबनूस की लकड़ी है और यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ये बिल्ली की खाल है। तो आबनूस की लकड़ी है, ये आबनूस की लकड़ी है और ये बिल्ली की खाल है। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या था, मैंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। जब प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वस्तुओं में। तो जो क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मान लेते हैं आबनूस की लकड़ी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आबनूस की लकड़ी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की हो जाती है अधिकता। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आबनूस की देह में पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। जब प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और हमने पूरे डिटेल में आपको बताया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर आपने आपको बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। इसके बाद हमने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। अगर परमाणु से मिलकर बना है तो आबनूस की लकड़ी भी परमाणु से मिलकर बनी होगी और बिल्ली की खाल भी परमाणु से मिलकर बनी होगी। जब आबनूस की लकड़ी और बिल्ली की खाल को एक दूसरे से रगड़ा जाएगा तो रगड़ के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जब रगड़ते हैं आप वस्तुओं को तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु धनावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। एक धनावेशित हो जाएगी, दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होगा। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं परमाणु से बने होते हैं मिलकर, और जब परमाणु से मिलकर बने होंगे तो जब इन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो रगड़ के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। जब रगड़ के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वह वस्तु धनावेशित हो जाएगी। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। एक वस्तु धनावेशित, एक वस्तु ऋणावेशित, तो ऐसे ही विद्युत क्या हो जाती है, ऐसे ही कोई वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो विद्युत आवेश कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। और हमने बताया था कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मैंने आपको क्या था, बताया था। तो अच्छा, अब पता चला कि आवेश कितने प्रकार का होगा। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, ठीक है, और दूसरा होता है ऋणावेश। तो आवेश होता है दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। तो आवेश दो प्रकार का होगा, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब आवेश जो होता है कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए अगर धनावेश धनावेश है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर धनावेश के पास कोई दूसरा धनावेश लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ऋणावेश के पास कोई दूसरा ऋणावेश लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा।
अच्छा, अगर धनावेश के पास ऋणावेश लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो एक बात याद रखेंगे, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और रिपेल करते हैं, तथा असमान प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। अगर आपको पता चला है प्लस प्लस है, इसका मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस है तो इसका मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक प्लस एक माइनस इसका मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश नाम देने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है तो दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। उन्होंने ही बताया था कि धनावेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। तो एक बात आपको पता चल गई कि वैद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। वैद्युत आवेश क्यों उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती हैं। जब वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती हैं तो अपने प्रकार की वस्तुओं को क्या करती हैं, अट्रैक्शन करती हैं, अट्रैक्टिव करती हैं, आकर्षण बल लगाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति जो है वैद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होगा, आवेश होगा दो प्रकार का होगा, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं आगे कि वैद्युत विभव किसे कहा जाता है, इसकी बात करेंगे। या वैद्युत विभव से पहले हम इसकी बात करेंगे। अब हम पता लगाएंगे कि आवेश एक मतलब जो है कैसे पता करते हैं आवेश जो है कि एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुओं की। जैसे कि हमने क्या किया, या तो इसको छोड़िए, दूसरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आज बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की। इसकी बात करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसे कहते हैं, ध्यान सुनो। हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, प्रत्येक पदार्थ मिलकर बना है परमाणुओं से। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। जब प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तो पूरे पदार्थ में परमाणु होंगे। ठीक, हमें पता है कि परमाणु होता है, उसमें नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होता है वह उतने ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है वह उतने कम आकर्षण बल से बंधा होता है। अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे कम आकर्षण बल से बंधा होता है। इसी परमाणु में अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन सबसे कम आकर्षण बल से बंधा होता है। इसको थोड़ी सी अगर एनर्जी दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर पदार्थ की परिसीमा में अनियमित रूप से गति करने लगता है। इसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो एक बात याद रखेंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ की परिसीमा में, पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से क्या करता है, गति करता है, उसे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ का मानते लोहा तांबा ये कुछ भी है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी है तो ये किससे मिलकर बना है, हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। जब परमाणुओं से मिलकर बना है तो परमाणु होता कैसे है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन
में विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये पूरा परमाणु ये यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ में होगा, ये परमाणु जो है इस पदार्थ में मौजूद होगा। अब परमाणु का स्ट्रक्चर देखते हैं कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होता है वह उतनी ज्यादा आकर्षण बल से बंधा होता है नाभिक से। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है उसका आकर्षण बल नाभिक से कम होता जाता है। अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा सबसे कम आकर्षण बल लागू होता है, ये कम कसकर बंधा होता है। मतलब अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम आकर्षण बल लग रहा होता है। और अगर इस परमाणु को थोड़ी सी ऊर्जा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर भाग जाएगा। इसका मतलब यही परमाणु अगर इसमें मौजूद है तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंतिम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर पदार्थ की परिसीमा में अनियमित रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पदार्थ में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ पदार्थ में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ की सीमा में अनियमित रूप से गति करते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हर परमाणु में या परमाणु में अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वह कम आकर्षण बल से बंधा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर अनियमित रूप से पदार्थ में गति करता है। यही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ में मौजूद वह इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ की परिसीमा में अनियमित रूप से गति करता है उसे कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसे क्या कहा जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है चालक, नंबर 2 होता है कुचालक और नंबर 3 होता है अर्धचालक। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भी क्या हो रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई पदार्थ चालक बनता है, चालक का मतलब सुचालक बनता है। क्या होता है, सुचालक। कुचालक का मतलब होता है अचालक, ठीक, अचालक जिसको कह सकते हैं। और अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर, ठीक है। इसको कहा जाएगा इंसुलेटर, इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। तो एक बात याद रखेंगे आप लोग, क्या कि पदार्थ जो है तीन भागों में बांटा गया है पदार्थों को, चालक, कुचालक और अर्धचालक। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या इसको इंसुलेटर बोला जाता है, फिर होता है सेमी कंडक्टर। तो पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया। इसको हम डिवाइड से समझेंगे। कैसे समझेंगे, जैसे कि आपके पास कोई राड है लोहे की, मान लेते हैं ये लोहे की राड है, ठीक है, और ये है रबड़ की राड। मान लेते हैं लोहे की छड़ है, ये रबड़ की छड़ है, ठीक है। तो या तो इसको आप बोलेंगे प्लास्टिक की राड, प्लास्टिक की छड़, या ये लोहे की छड़ है, ये प्लास्टिक की छड़, ठीक। ये लोहे की छड़ है, ये प्लास्टिक की छड़ है। इसमें क्या है, हमें पता है लोहा जो है, लोहे की छड़ जो है वो भी परमाणुओं से मिलकर बनी है। इतना आप लोग दिमाग में डाल लीजिए कि लोहे की छड़ भी परमाणुओं से मिलकर बनी है और रबड़ की छड़ भी परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो लोहे की छड़ परमाणुओं से, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, तो लोहे की छड़ परमाणुओं से मिलकर बनी है और रबड़ की छड़ भी परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये लोहे की छड़ जो है वो वैद्युत धारा को यानी बिजली को और ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित कर देता है। मतलब लोहे की छड़ में आप वैद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रबड़ की या प्लास्टिक की छड़ में ना तो आप ऊष्मा को प्रवाहित जल्दी कर पाएंगे और ना ही विद्युत धारा को। यानी कि कभी भी बिजली के तार में जो है, बिजली के जो तार होते हैं वो या तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं या फिर कॉपर के बने होते हैं, तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह बड़ा आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप रबड़ के तार बनाएं तो उसमें करंट नहीं प्रवाहित कर सकते, बिजली नहीं प्रवाहित कर सकते, उनको गर्म नहीं कर सकते। क्यों? जबकि दोनों तो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। इसका मेन कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसका मेन कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैं फिर बताना चाहता हूं क्या
कि लोहे की आपके पास रॉड है और इधर प्लास्टिक की रॉड है। लोहे की रॉड और प्लास्टिक की रॉड दोनों ही पदार्थ हैं, और अगर दोनों पदार्थ है तो दोनों किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है, ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें डिफरेंस ये है कि लोहे की रॉड विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कर देता है। इसके कारण आप क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा और ऊष्मा को प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन रबड़ की छड़ से ना तो आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं और ना ही ऊष्मा को प्रवाहित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण जो है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में डिफरेंस करने का मेन कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं चालक सुचालक। मतलब कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ बिजली और ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर देते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊष्मा और बिजली को ले जाने का काम करते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। उनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लेकिन जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो पदार्थ विद्युत धारा और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकते। उनको कहा जाता है कुचालक और अचालक। इस बात को याद रखेंगे। अर्धचालक की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन पदार्थों में डिफरेंस क्यों हुआ। इन पदार्थों में मेन डिफरेंस हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सुचालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कुचालक कहलाते हैं। अर्थात ये भी परमाणु से मिलकर बना है, ये भी परमाणु से मिलकर बना है। इस इनमें जो परमाणु होंगे उनके अंतिम कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो पदार्थ की परिसीमा में अनियमित रूप से गति करेंगे। लेकिन रबड़ की जो छड़ है उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बंधे होंगे कसकर, जो क्या होंगे? पदार्थ की परिसीमा में अनियमित रूप से गति नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण रबड़ और प्लास्टिक की छड़ में, कांच की छड़ में विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। लोहे की रॉड, पीतल की रॉड, एल्युमिनियम की रॉड, इनमें सबको क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करा सकेंगे। क्यों? क्योंकि लोहे, पीतल, तांबे जितनी भी धातु हैं सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, लोहा और रबड़ में आप लोहे को सुचालक कहेंगे, रबड़ को कुचालक कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोहा विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कर देता है, इसलिए ये हुआ सुचालक। ठीक है, इसको कहा जाएगा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लेकिन रबड़ में ना तो ऊष्मा प्रवाहित कर सकते हैं ना तो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ की छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, इसीलिए ये ना तो विद्युत धारा और ना ही ऊष्मा का प्रवाह कर पाता है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अच्छा, तो बात पता चल गई क्या कि मेन कारण क्या होता है? तो हमारे पास जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इससे आप करंट को प्रवाहित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस मार्कर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। अगर यहीं पर हमारे पास लोहे या पीतल या एल्युमिनियम की रॉड होती उसमें करंट बह जाती। क्यों? क्योंकि उस रॉड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक बात याद रखेंगे। तो हम सबसे पहले चालक की परिभाषा कर देंगे कि चालक किसे कहा जाता है, कंडक्टर किसे कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है वे चालक और सुचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, जो विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उन्हें कहा जाएगा कुचालक या अचालक, जिन्हें इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। चालक जैसे लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, पारा, लिक्विड भी क्या हो जाते हैं? कुछ सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं वो विद्युत धारा और ऊष्मा के चालक हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कुचालक किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, जिनमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, वे कहलाते हैं कुचालक। जैसे रबड़, कांच, सूखी लकड़ी, ठीक है, कागज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? विद्युत धारा के कुचालक हैं, अचालक हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अर्धचालक की। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालक से अधिक होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी
चालकता चालकों से कम, जिनकी चालकता चालकों से कम कुचालक से अधिक होती है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। तो एक बात आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसकी चालक, कुचालक और अर्धचालक की। तो चालक किसे कहा जाता है, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से कर देते हैं, सुचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम कुचालक से अधिक होती है, चालक और कुचालक के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या है, अर्धचालक है। इनमें क्या होता है, इनमें 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, ये 0 डिग्री केल्विन पर पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं, परंतु जैसे ही इनको ऊष्मा दी जाती है, इनमें सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तब ये किसकी भांति काम करते हैं, चालक के पास। जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है तो ये चालक बन जाते हैं, ठंडा किया जाता है तो चालक बन जाते हैं। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्धचालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है या इनको ऊर्जा दी जाती है तो इनके साथ संयोजी बंध टूट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। हालांकि आप दो पढ़ो, ठीक है, तो इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पदार्थ में मौजूद वह इलेक्ट्रॉन जो अपनी परिसीमा में क्या करता है, गति करता रहता है, उसे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात चल रही थी, ठीक है। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच पता चल गया है क्या होता है। तो करंट का बहना, करंट का ना बहना, ये सब डिपेंड करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पदार्थ में करंट को इधर से उधर फ्लो करता है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या है, में कारण है। अच्छा, अब बात करेंगे टॉपिक की, किसकी, टॉपिक दूसरे। ये था चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे हम वैद्युत विभव की, वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, ध्यान रखना, वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि वैद्युत विभव कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को निर्धारित करती है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को, आवेश प्रवाहन की दिशा को निर्धारित करती है। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को क्या कर देती है, निर्धारित। जैसे ताप जो है वो क्या करता है, ऊष्मा प्रवाहन की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक, और तल जल प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। हमें पता है जैसे वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि आवेश किधर से किधर बह रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे वैद्युत विभव, ठीक। तो वैद्युत विभव से हमें यह पता चल जाएगा कि आवेश प्रवाह की दिशा किधर है, ठीक है। तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है, वैद्युत विभव। जिस प्रकार से ताप जो है, ताप जो है, टेम्परेचर, ताप जो है वो क्या करता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। हमेशा ऊष्मा किधर बहती है, ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप से नीचे
नीचे ताप की ओर बहती है। अगर दो छड़ों को आप लगा दें, एक का 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और एक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो पहली छड़ का 75 ज्यादा ताप है, दूसरी छड़ का कम ताप है। अब बताओ ऊष्मा किधर से किधर जाएगी? ऊष्मा 75 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर बहेगी। तो पता चल गया कि ऊष्मा जो है ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर बहती है। तो ताप एक ऐसी भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। कि ताप से ये पता चल जाता है कि ऊष्मा किधर बह रही है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है और तब तक बहती रहती है जब तक कि दोनों के ताप बराबर ना हो जाएं। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, ऊष्मा का प्रवाहन बंद हो जाएगा। तो जिस प्रकार से टेम्परेचर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, या पता चल जाता है कि ऊंचे ताप से ऊष्मा हमेशा नीचे ताप की ओर बहती है और तब तक बहती रहती है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जिस प्रकार से अगर आपने क्या कर लिया है, आपने दो तल ले लिए, एक ये पात्र ले लिया और दूसरा ये पात्र ले लिया, ठीक है। जब इस पात्र को आप खोलेंगे तो इसमें द्रव धारा, इसमें पहले से द्रव भर दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही इसमें आप इस लाइन को खोलेंगे तो द्रव कहाँ जाएगा? ऊंचे तल से हमेशा किधर जाएगा? नीचे तल की ओर बहने लगेगा। द्रव हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। द्रव हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। इसका द्रव का तल ऊंचा था, इसमें द्रव का तल नीचा था। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे पाइप को, तो पाइप से पानी हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहेगा। तो जल जो धारा होगी, जल धारा, जिस प्रकार से तल जो है भौतिक राशि है कि तल से यह पता चल जाता है कि जल धारा किधर बह रही है। तो जल के तल से यह पता चल जाएगा कि जल धारा किधर बह रही है। तो जिस प्रकार से हमेशा जल उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, उसी प्रकार से ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। और उसी प्रकार से आवेश जो होता है, आवेश यानी विद्युत धारा या आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। हमेशा ऊंचे विभव से किधर बहती है? नीचे विभव। तो इतना पता करना है आपको, जिस प्रकार से ताप एक भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि ऊष्मा किधर से किधर बह रही है। तो ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा किधर है। तो ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा किधर है। तो हमेशा ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर बहती है और तब तक बहती है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाएं। तो ताप वह भौतिक राशि है जिससे ऊष्मा प्रवाह की दिशा में पता चल जाती है। ठीक उसी प्रकार से तल, जल का तल वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चल जाता है कि जो जलधारा है वो हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहती है, हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहती है। तो जल का जो तल है वह भी भौतिक राशि है जिससे यह पता चल जाता है कि जलधारा की दिशा किधर है। हमेशा जलधारा की दिशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होगी, हमेशा जल ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, ठीक है। इसी प्रकार से आवेश प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है? विभव। जिस प्रकार से तल से हमें ऊष्मा के प्रवाहन की दिशा को पता चल जाता है, जिस प्रकार से तल से हमें जलधारा की दिशा प्रवाहित हो जाती, मतलब पता चल जाता है, जल के तल से हमें जलधारा की दिशा पता चल जाती है और ताप से हमें ऊष्मा प्रवाहन की दिशा पता चल जाती है। तो वैद्युत विभव से हम क्या पता करते हैं? आवेश प्रवाहन की दिशा को पता करते हैं। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को निर्धारित करती है। जब तक विभवांतर होगा, जब तक विभव में अंतर होगा तब तक बहेगा आवेश या विद्युत धारा। जब तक तलांतर होगा तब तक बहेगी जलधारा और जब तक तापांतर होगा तब तक बहेगी ऊष्मा, ठीक है। वैद्युत आवेश तब तक बहता है जब तक कि विभव में अंतर होता है। इन्हीं दो विभव में जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए आवेश प्रवाहन तब तक होगा जब तक कि विभव में क्या होगा? अंतर होगा। आवेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा और तब तक बहेगा जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए।
इसी प्रकार से जल तब तक बहेगा जब तक कि तल दोनों के बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार से ऊष्मा तब तक बहेगी जब तक कि ताप दोनों के बराबर ना हो जाए। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जब तक कि तल में अंतर होगा तब तक क्या बहेगी, जलधारा। जब तक कि ताप में अंतर होगा तब तक क्या बहेगी, जब तक ताप में अंतर होगा तब तक बहेगी ऊष्मा। तापांतर अगर है, तापांतर अगर है तब तक बहेगी ऊष्मा। उसी प्रकार से जब तक विभवांतर होगा तब तक बहेगा आवेश, यानी तब तक बहेगा विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहा जाएगा, आवेश प्रवाहन की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेश प्रवाहन 1 सेकंड में कितना आवेश गुजर जाता है किसी चालकता से, उसे कहा जाएगा विद्युत धारा। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश जो है हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहेगा और तब तक बहेगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। जिस प्रकार से जब ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहेगी तब तक बहेगी ऊष्मा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जल तब तक बहेगा एक पात्र से दूसरे पात्र में जब तक कि दोनों के पात्रों के तल जल में बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाहन की दिशा को निर्धारित करती है। इससे यह पता चलता है कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे।